एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर तथा किसी सामान्य स्थिति r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के पश्चात आज हम किसी बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी विद्युत द्विध्रुव पर उस बाह्य विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है उसका अध्ययन करेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र से तात्पर्य है कि उसकी दिशा निश्चित हो तथा दिए गए क्षेत्र में उसका परिमाण भी निश्चित रहे। इस प्रकार के समरूप विद्युत क्षेत्र को सरल रेखीय समांतर एक दिशिक बल रेखाओं के द्वारा इस चित्र अनुसार व्यक्त किया जा सकता है। इस विद्युत क्षेत्र में माना एक विद्युत द्विध्रुव चित्र में दर्शाए अनुसार रखा हुआ है। बिंदु A पर आवेश -q तथा बिंदु B पर आवेश +q रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2a है तथा द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। यह द्विध्रुव बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोणीय स्थिति पर निम्न प्रकार रखा हुआ है। इस स्थिति में हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगाया जाता है जो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। इसे व्यक्त करते हुए बिंदु B पर स्थित धनावेश +q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करेगा जिसे हम FA वेक्टर द्वारा FB वेक्टर द्वारा निरूपित करते हैं। इसी प्रकार बिंदु A पर स्थित ऋणावेश पर बल लगेगा जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा और इसकी विपरीत दिशा में इस बल को व्यक्त करते हैं और इसे FA वेक्टर द्वारा निरूपित करते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल आपस में संबंध F बराबर q E वेक्टर द्वारा संबंधित होते हैं। किसी धनावेश के लिए उस पर लगने वाला बल FB वेक्टर q E वेक्टर के तुल्य तथा इसी प्रकार ऋणावेश जो बिंदु A पर स्थित है उस पर लगने वाला बल FA वेक्टर का परिमाण भी QE ही होगा, लेकिन यह विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में होने के कारण इसे -QE वेक्टर द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा दोनों बलों के सदिश योग के तुल्य होगा, अर्थात F वेक्टर बराबर FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर। दोनों मान इसमें रख देते हैं तो -QE वेक्टर प्लस QE वेक्टर रखने से परिणामी बल का मान 0 प्राप्त होता है। परिणामी बल किसी भी निकाय पर 0 हो तो यह उसकी स्थानांतरणीय साम्यावस्था को निरूपित करता है, अर्थात जिस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव रखा गया है यह उसी स्थिति में ही बना रहेगा, क्योंकि परिणामी बल 0 होने से इस का त्वरण भी 0 होगा, अर्थात अत्वरित अवस्था में यह द्विध्रुव बना रहेगा, अर्थात एक समान गति की अवस्था इसकी बनी रहेगी। यदि यह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा और यदि एक समान वेग से गतिशील है तो एक समान वेग से गतिशील रहेगा। ऐसी अवस्था को स्थानांतरणीय साम्यावस्था कहा जाता है। एक बार पुनः दोनों बिंदु आवेशों पर लगे हुए बल को देखें तो दोनों बल परस्पर विपरीत दिशा में है, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं है और इस प्रकार के दो बल जो एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है
परस्पर विपरीत दिशा में हैं तथा उनका परिमाण समान है। परिमाण देखा जाए, एफ बी वेक्टर का परिमाण क्यू ई बनता है तथा एफ ए वेक्टर का परिमाण भी क्यू ई बनता है। तो इस प्रकार के दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं तथा इस बल युग्म के कारण द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगता है। बल युग्म के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण का मान बल तथा आघूर्ण भुजा के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां आघूर्ण भुजा बल युग्म के दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी होती है। इस चित्र में बिंदु ए पर स्थित आवेश पर कार्यरत बल की क्रिया रेखा तथा बिंदु बी पर स्थित आवेश प्लस क्यू पर कार्यरत बल की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी यह आघूर्ण भुजा होगी, जो चित्र में बी एन द्वारा प्रदर्शित है। इस प्रकार बल आघूर्ण टॉ बराबर बल इन दोनों में से किसी भी एक बल के परिमाण को प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः क्यू ई गुणा आघूर्ण भुजा लंबवत दूरी जो कि बी एन है। समकोण त्रिभुज ए एन बी पर विचार करें तो इस त्रिभुज से बी एन की गणना की जा सकती है। इस त्रिभुज में कोण थीटा के सामने की भुजा बी एन लंब होगी तथा 90 डिग्री के सामने की भुजा यह कर्ण होगी। इससे लंब बटे कर्ण को हम साइन थीटा के रूप में परिभाषित करते हैं। इसमें लंब बी एन और कर्ण ए बी का मान साइन थीटा के तुल्य होगा। इससे बी एन बराबर ए बी साइन थीटा प्राप्त होगा, जिसे इस व्यंजक में रखा जा सकता है। इस प्रकार बल आघूर्ण टॉ बराबर क्यू ई ए बी साइन थीटा बनेगा। ए बी द्विध्रुव की लंबाई को व्यक्त करता है, जो बिंदु ए से बी की दूरी अर्थात 2a है। इस मान को इसमें प्रयुक्त करने पर टॉ बराबर क्यू ई गुणा 2a साइन थीटा बनेगा। टॉ बराबर इसको व्यवस्थित करते हैं तो ई को अलग से लिख देते हैं और क्यू के साथ 2a को लेते हैं और साइन थीटा बना देते हैं। क्यू और 2a का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को व्यक्त करता है, जिसे P से व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार बल आघूर्ण का मान टॉ बराबर ई पी साइन थीटा के रूप में प्राप्त हो जाता है। यदि हम इसे सदिश रूप में व्यक्त करना चाहें तो हमें उक्त चित्र पर पुनः विचार करना होगा। भौतिक रूप से विद्युत क्षेत्र में रखे हुए इस द्विध्रुव पर इस दिशा में बल QE लगने के कारण और इस दिशा में भी बल QE लगने के कारण यह घूर्णन की स्थिति में आता है तथा यह इस प्रकार एक क्लॉकवाइज घूर्णन यानी दक्षिणावर्ती घूर्णन की स्थिति को प्राप्त करता है। तो दक्षिणावर्ती घूर्णन के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि घूर्णीय सदिश तल के लंबवत भीतर की ओर स्थित होगा। इसी प्रकार बल आघूर्ण टॉ भी अक्षीय सदिश होने के कारण इसकी दिशा भी कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर होनी चाहिए। तो हम एक बार पुनः देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा उक्त चित्र में इस प्रकार है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ P वेक्टर है तथा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और इन दोनों के मध्य का कोण यह थीटा है। तो दक्षिणावर्ती घूर्णन की स्थिति जैसा अभी यहाँ प्रकट हो रही थी, उस स्थिति को लिया जाए तो ही बल आघूर्ण भीतर की ओर आएगा। तो दक्षिण हस्त नियम के अनुसार समीकरण 1 से हम टॉ का सदिश निरूपण P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के रूप में कर सकते हैं,
कि प्रथम सदिश से द्वितीय सदिश की तरफ दक्षिणावर्ती घूर्णन से ही टॉ वेक्टर हमें भीतर की ओर मिलेगा। और यही स्थिति इस चित्र में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बल इस तरफ और इस तरफ होने के कारण यह भी क्लॉकवाइज घूर्णन की स्थिति में आता है। तो बल आघूर्ण को टॉ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ दो स्थितियों पर मुख्यतः विचार करते हैं, जिसमें प्रथम स्थिति के रूप में हम मानते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा जो कि पी वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य कोण है और वह 0 डिग्री है, अर्थात विद्युत क्षेत्र ई इस दिशा में है और इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव भी इस प्रकार है, -q आवेश और +q आवेश की स्थिति इधर है, तो पी वेक्टर भी हमें इसी प्रकार प्राप्त होगा। तो यह थीटा बराबर 0 की स्थिति होगी। इस स्थिति में +q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा इस प्रकार और -q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा इस प्रकार होगी। इस स्थिति में दोनों ही आवेशों की क्रिया रेखाएं एक समान होने के कारण बल आघूर्ण भी शून्य होगा और समीकरण 1 से भी हमें यही चीज प्राप्त होती है। थीटा बराबर 0 रखते हैं तो यह ई पी साइन 0 डिग्री से टॉ का मान 0 प्रदान करता है और यह अवस्था विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था को निरूपित करती है। और इस स्थायी साम्यावस्था में F बराबर 0 की स्थिति तो पूर्व में ही सत्यापित हो ही गई थी, लेकिन उसके साथ साथ टॉ बराबर 0 भी है और थीटा बराबर 0 डिग्री होने पर यह स्थिति प्राप्त होती है। स्थिति सेकंड पर विचार करते हैं। इस स्थिति में हम थीटा बराबर 180 डिग्री लेते हैं, अर्थात पी वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य कोण 180 डिग्री है। बाह्य विद्युत क्षेत्र इस प्रकार हो और पी वेक्टर इसके अपोजिट हो। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि -q आवेश इस तरफ हो और +q आवेश बाईं ओर हो। इससे पी वेक्टर की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर अर्थात इस प्रकार प्राप्त होगी। इस स्थिति में धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में अर्थात ऐसे होगा और ऋणावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अर्थात इस प्रकार होगा। इस स्थिति में भी परिणामी बल F 0 बना तथा दोनों ही बलों की क्रिया रेखा समान होने के कारण यहाँ बल आघूर्ण टॉ भी 0 प्राप्त होगा। लेकिन थीटा बराबर 180 डिग्री की स्थिति सत्यापित होने के कारण यह अस्थायी साम्यावस्था को निरूपित करती है। इसे भी समीकरण 1 में मान रखकर प्राप्त किया जा सकता है। टॉ बराबर पी ई साइन 180 डिग्री जो कि 0 होता है, तो टॉ बराबर 0 प्राप्त होगा। इस स्थिति को अस्थायी साम्यावस्था कहा जाता है, क्योंकि रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में रहना नहीं चाहता। ऋण आवेश इस तरफ विस्थापित होने का प्रयास करता है, धन आवेश इस ओर विस्थापित होने का प्रयास करता है तथा यह इस अवस्था में आकर स्थायी अवस्था को प्राप्त करता है। इस हेतु जो कार्य किया जाएगा उसकी गणना हम बाद में करेंगे। एक और स्थिति के रूप में हम कोणीय स्थिति थीटा को 90 डिग्री लें तो इसे चित्र द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इस तरफ है तथा पी वेक्टर की दिशा इस तरफ है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है जिसमें -q आवेश यहाँ है और +q आवेश की स्थिति इस प्रकार है। तो +q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी तथा ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा इसके विपरीत इस प्रकार होगी। दोनों बलों का परिमाण समान है, क्रिया रेखा समान नहीं है। दोनों के मध्य अधिकतम दूरी है जो कि 2a के तुल्य है। इस स्थिति में परिणामी बल तो 0 है ही, लेकिन टॉ का मान 0 नहीं है और यह P E साइन 90 डिग्री अर्थात PE होगा, जो कि यह मैक्सिमम है, यानी कि
अधिकतम है